ओके, वेलकम टू दिस लेक्चर। आज हम करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू गार्बेज कलेक्शन। और गार्बेज कलेक्शन हम पढ़ेंगे डाटा स्ट्रक्चर के कॉन्टेक्स्ट में। ये टॉपिक थोड़ा आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, स्पेशली इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप लोगों ने उतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अभी तक स्टडी की नहीं है जहाँ पे हम मैनुअल मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो जस्ट आपने थोड़ा सा इसका जो बेसिक ओवरव्यू है वो समझने की कोशिश करनी है। तो मैं आपको थोड़ा सा बताने वाला हूँ कि मेमोरी मैनेजमेंट कैसे होती है ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में। और गार्बेज कलेक्शन बेसिकली है क्या, और उसका पर्पस क्या है, और क्या क्या मेथड हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं गार्बेज कलेक्शन के। और उन मेथड में से मैं आपको एक जो मेथड है वो इस लेक्चर में करवाने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा मेमोरी मैनेजमेंट की ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में। तो आप देख सकते हो कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये सबसे पहले जो एंटिटी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ओवरऑल मेमोरी मैनेजमेंट की। तो अगर आप कोई भी प्रोसेस को रन कर रहे हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम का जिम्मेदारी है कि उस प्रोसेस को ये मेमोरी को अलॉट करे। और जब आपकी प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाए तो बाद में वो इस मेमोरी को कलेक्ट भी कर ले। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास जो प्रोसेस है वो शायद जब चल रही होगी तो उस टाइम शायद और मेमोरी की रिक्वायरमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम से मांग सकती है। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेदारी बन जाती है कि जो प्रोसेस ने एक्स्ट्रा मेमोरी मांगी थी उसको भी वो रिक्लेम कर ले। तो ये तो था ओवरव्यू, अगर मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को देखता हूँ। अ, लेकिन आप सोचोगे इस चीज़ को कि ये चीज़ कैसे की जाए, मतलब कि ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे पता लगेगा कि प्रोसेस का काम कंप्लीट हो चुका है, या फिर प्रोसेस जो भी चल रही है उसकी मेमोरी जो है उसने अब उसको काम को कर लिया है, उसको उस मेमोरी की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है आंसर करने के लिए। एक मेथड ये हो सकता है कि आप प्रोसेस को डिसाइड करने दें और प्रोसेस को ही जिम्मेदारी दे दें कि भाई अगर आप मेमोरी मांग रहे हो तो ये आपकी ज़िम्मेदारी होगी कि वो मेमोरी मुझे बता दो कि ये मेमोरी अब यूज़ में नहीं है। लेकिन उसकी भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं कि व्हाट इफ़ अगर आपकी प्रोसेस जो भूल जाए कि मैंने मेमोरी तो मांग ली थी लेकिन मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो ये जो एंटायर प्रोसेस है ये इतनी सीधी भी नहीं है जितनी हमें लग रही है। अब मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कॉन्टेक्स्ट में देखता हूँ जहाँ पे एक्चुअली में वो प्रोग्राम बनने वाला है, यानी प्रोसेस बनने वाली है। आप देखोगे कि हमारे पास दो टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस रहती हैं। फर्स्ट टाइप की लैंग्वेजेस वो हैं जिसमें मैनुअल मैकेनिज्म रहते हैं मेमोरी को अलॉट करने के भी और रिलीज़ करने के भी। तो जब आप किसी लैंग्वेज में काम कर रहे हो और आप चाहते हो कि आपकी जो प्रोग्राम है या प्रोसेस है वो मेमोरी को अलॉट करे रन टाइम पे, तो आपको मैकेनिज्म दिए होते हैं और उन मैकेनिज्म के थ्रू आप मेमोरी को अलॉट भी करवा सकते हो और बाद में आप उनको रिलीज़ भी करवा सकते हो। आपके पास ऐसी लैंग्वेजेस हैं जैसे सी और सी प्लस प्लस है। और इन लैंग्वेजेस की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये डायरेक्टली डील कर रही है मेमोरी की मैनेजमेंट से। तो यानी कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक्चुअली में किसके ऊपर है, वो एक्चुअली में उस प्रोग्रामर के ऊपर है जो एक्चुअली में प्रोग्राम बना रहा है। तो अगर आप सी या सी प्लस प्लस जैसी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप मेमोरी को कैसे यूटिलाइज़ कर रहे हो। अगर आप इसको ठीक ढंग से करोगे तो ये आपको सबसे फास्टेस्ट मेमोरी मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, क्योंकि आप एग्जैक्टली जानते हो कि कौन कौन सी मेमोरी आप यूज़ कर रहे हो और कौन कौन सी मेमोरी आप यूज़ कर चुके हो और आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन नुकसान क्या है, नुकसान ये है कि सबसे बड़ा फोकस किसके ऊपर है, प्रोग्रामर के ऊपर है, और यहाँ पे सबसे ज़्यादा गड़बड़ियाँ होती है। आप देखोगे कि बहुत सारे जो सिक्योरिटी बग्स रहते हैं या फिर आपके पास वनरेबिलिटीज़ रहती हैं वो बहुत ज़्यादा मेमोरी मैनेजमेंट से ही रिलेटेड होती है। तो आप देखोगे कि अगर आप मैनुअली कर रहे हो इस काम को तो आपको एक तो या तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस चाहिए, या आप बेसिकली ये काम किसी और को प्रोवाइड कर दो, क्योंकि आप चाहे जितना मर्जी एक्सपीरियंस रख लो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, कहीं ना कहीं से आपको प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, स्पेशली रिलेटेड टू मेमोरी। सेकेंड टाइप की आपके पास ऐसी लैंग्वेजेस रहती है जहाँ पे आपके पास एक ऑटोमेटिक मैकेनिज्म रहता है जो कि आपकी मेमोरी को रिलीज़ करता है। इस मैकेनिज्म को हम गार्बेज कलेक्शन कहते हैं। जैसे आपके पास जावा है, डॉट नेट है, दूसरी आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जैसे कि पाइथन है या पर्ल है। ये ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो बेसिकली क्या करती हैं कि उस मेमोरी को ऑटोमेटिकली रिलीज़ कर देती है जो कि यूज़ में नहीं है। तो इसका आपको फ़ायदा क्या होता है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि अब प्रोग्रामर को ये चीज़ सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी कि वो बेसिकली मेमोरी को उतना मैनेज नहीं कर रहा है, उसको पता है कि ऑटोमेटिकली सिस्टम जो है उन मेमोरी को रिलीज़ कर देगा। तो काफ़ी हद तक बहुत सारे जो बग्स हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं। लेकिन नुकसान क्या है कि गार्बेज कलेक्शन इतना सीधा काम भी नहीं है और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी है। आप देखोगे जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा।
तो गार्बेज कलेक्शन बेसिकली है क्या? गार्बेज कलेक्शन कंप्यूटर साइंस में एक ऐसा सिस्टम है जो कि ऑटोमेटिक मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करता है। तो गार्बेज कलेक्शन का काम क्या है? गार्बेज कलेक्शन का काम है कि वो डायरेक्टली आपके जितनी भी मेमोरी है उसको रिक्लेम करने की कोशिश करेगा, यानी कि गार्बेज को रिक्लेम करने की कोशिश करेगा। तो गार्बेज यहाँ पे क्या मतलब है? यानी कि ऐसी मेमोरी जो कि उन ऑब्जेक्ट से ऑक्यूपाइड है जो आप यूज़ नहीं कर रहे हो। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग के दौरान यानी प्रोसेस ने कोई मेमोरी क्रिएट की थी थोड़ी देर के लिए और बाद में वो यूज़ नहीं कर रहा है, तो गार्बेज कलेक्टर जो है उस मेमोरी को ऑटोमेटिकली क्लेम कर लेगा। तो ये जो आप देखोगे ये जो मेथड है ये कोई नया मेथड नहीं, ये बहुत पुराना मेथड है एक्चुअली में। और ये जॉन मैकार्थी ने डेवलप किया था 1959 में, ताकि वो लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मेमोरी को मैनेज करने में ईजी कर सके, सिंप्लीफाई कर सके। अब आप देखोगे कि जैसे लिस्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये भी आपके पास एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस है। तो आप देखोगे कि मोस्ट इंटरप्रेटेड लैंग्वेजेस जितनी भी हमारे पास हैं वो किसी न किसी फॉर्म में गार्बेज कलेक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो एडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी एडवांटेज ये है कि ये प्रोग्रामर को फ्री कर देता है मैनुअली मेमोरी की डीलोकेशन से, यानी कि अगर आपने मेमोरी क्लेम कर ली है उसको आपने जो रिलीज करना है तो गार्बेज कलेक्शन उसको खुद कर देगा। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि कुछ जो आपके पास बग्स की कैटेगरी है स्पेशली रिलेटेड टू मेमोरी वो आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं और ये बहुत बड़ी बात होती है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ डैंगलिंग पॉइंटर्स का, जो कि आप सी या सी प्लस प्लस में कई बार पढ़ोगे भी, जहाँ पे आपके पास एक मेमोरी है जिसको आपने फ्री कर दिया था, बट वो आपके पास पॉइंटर अभी भी आपके पास था जो कि आप जिससे अभी भी उस चीज़ को एक्सेस कर सकते हो। यानी आपके पास एक ऐसा मेमोरी लोकेशन है जिसको बेसिकली आपने तो अपने हिसाब से फ्री कर दिया था लेकिन आप उसको अभी भी एक्सेस कर सकते हो, और ये चीज़ जो है बहुत अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट देती है। ऐसे ऐसे बग को हम क्या कहते हैं? हम इसको कहते हैं डैंगलिंग पॉइंटर बग। दूसरा आपके पास बग होता है जिसको हम डबल फ्री बग बोलते हैं। डबल फ्री बग का मतलब होता है कि आपका प्रोग्राम जो है ऐसी मेमोरी को फ्री करने की कोशिश कर रहा है जो ऑलरेडी फ्री हो चुकी है। तो बेसिकली ये आपके पास भी बेसिकली एक प्रॉब्लम है, क्योंकि आप ऐसी मेमोरी को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो ऑलरेडी फ्री हो चुकी थी। तीसरा आपके पास है जिसको मेमोरी लीक कहते हैं। मेमोरी लीक का मतलब होता है कि आपके प्रोग्राम ने एक मेमोरी रिक्वेस्ट की और फिर आपने उस पॉइंटर को ही डिलीट कर दिया जिससे आप उस मेमोरी को एक्सेस कर सकते थे। तो आपने मेमोरी तो बेसिकली क्रिएट कर ली लेकिन अब आप उस मेमोरी को एक्सेस नहीं कर सकते हो और वो अनरीचेबल है। तो यानी कि अगर आप 1 GB की मेमोरी अलॉट कर रहे हो और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते तो बेसिकली वो मेमोरी आपके लिए अब वेस्ट हो चुकी है। हम इसको मेमोरी लीक कहते हैं। तो आप देखोगे ऐसे जो बग्स हैं आपके पास ये बेसिकली आपके रिमूव हो जाते हैं अगर आप गार्बेज कलेक्शन यूज़ करते हो। लेकिन डिसएडवांटेज क्या है? सबसे बड़ी डिसएडवांटेज क्या है कि गार्बेज कलेक्शन जो इतना सीधा काम नहीं है। अ, अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सी मेमोरी फ्री की जानी है तो ऑफ कोर्स ये कुछ आपके रिसोर्सेज कंज्यूम करने वाला है। आपको चीज़ इतनी सिंपली नहीं मिलेगी, परफॉर्मेंस इम्पैक्ट हो सकते हैं क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी मेमोरी लोकेशन जो है आपकी यूज़ में है, कौन सी नहीं है। और ये प्रोसेस जब परफॉर्म हो रही होगी आपका प्रोग्राम जो है बीच में थोड़ी देर के लिए फ्रीज तक हो सकता है। तो ये आपके पास एक तरीके से आप सोच सकते हो कि ये आपके पास ट्रेड ऑफ है कि अगर आप मैनुअल मैनेजमेंट नहीं करना चाहते हो तो ये आपको सहना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि ये डिसाइड करना कि किस मेमोरी को फ्री करना है ये भी इतना सीधा काम नहीं है। तो बेसिकली गार्बेज कलेक्शन जब होता है तो काफ़ी टाइम लगता है, यानी काफ़ी रिसोर्स कंज्यूम होते हैं कि कौन सी मेमोरी एक्चुअली में फ्री करनी है। तो अगर आप सोचोगे अगर आप नॉर्मली मैनुअली कर रहे होते तो शायद प्रोग्रामर को ऑलरेडी पता होता था कि कौन सी मेमोरी रिलीज़ करनी है, बट गार्बेज कलेक्शन को वो चीज़ कंप्यूट करनी पड़ेगी। और सबसे बुरी बात क्या है कि जब गार्बेज कलेक्शन एक्चुअली में हो रहा होता है ये बेसिकली आपके प्रोग्राम को स्टॉल कर सकता है। स्टॉल का मतलब कि बिल्कुल रोक सकता है, और ये चीज़ आप नोटिस कर सकते हो जब गार्बेज कलेक्शन हो रही होती है। अगर आपने इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जांपल देखना है तो वो आपका अपना मोबाइल फ़ोन है। आपका मोबाइल फ़ोन जो है बेसिकली डेलविक यूज़ करता है, जो कि जावा का वेरिएंट है, डेलविक वर्चुअल मशीन, डीवीएम। तो डीवीएम जेवीएम का एक तरह का कज़न है। तो डीवीएम बेसिकली क्या करता है? ये भी गार्बेज कलेक्शन परफॉर्म करता है, और गार्बेज कलेक्शन को आप नोटिस कर सकते हो स्पेशली कब? जब आप अपने फ़ोन पे कोई रैम क्लीनर या इस तरह की ऐप रन करते हो। देखो रैम क्लीनर कुछ नहीं करता बेसिकली, वो जस्ट आपके फ़ोन को कहता है कि गार्बेज कलेक्ट किया जाए। और मैं जहाँ तक मेरी बात है मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एक सिस्टम को ऑटोमेटिकली चलने देना चाहिए, आपको फोर्स नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स आप फोर्स कर रहे हो कि भाई अभी के अभी गार्बेज कलेक्ट कर लिया जाए, तो आपके फ़ोन में एक ऐप होती है, आप बटन दबाते हो, है ना, रॉकेट छूटता है और वो बोलता है कि हमने 200 MB 400 MB या 1 GB MB की मेमोरी जो है रिलीज़ कर दी है।
वेल वेल मेरे हिसाब से ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि लेट द सिस्टम डिसाइड कि उसे गार्बेज कलेक्ट कब करना है। लेकिन उसके बाद आप एक्चुअली में देख सकते हो जब वो हो रहा होता है तो आपका सिस्टम जो है ब्रीफली थोड़ी देर के लिए है ना फ्रीज होता है। और ऐसे स्टॉल्स जो हैं कुछ कुछ सिस्टम के लिए ठीक है, पर लेकिन आप अगर रियल टाइम सिस्टम्स की बात करें तो वहाँ पे ये चीज़ जो है बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अब सपोज आपने एक मिसाइल सिस्टम बनाया हुआ है और आप मिसाइल लॉन्च करना चाहते हो, और आपने डिसाइड किया कि हमारे सिस्टम में गार्बेज कलेक्टर होना चाहिए, और जितनी देर में वो गार्बेज कलेक्टर कलेक्ट कर रहा है आपकी मिसाइल जो है ना, आपके टारगेट से 2-3 हज़ार किलोमीटर दूर पहुंच चुकी है, तो ऑफ कोर्स रियल टाइम जो आपके पास इन्वायरमेंट्स हैं उसमें आप इंटरएक्टिव प्रोग्राम्स हैं उसमें आप ये चीज़ नहीं कर सकते हैं। तो बेसिकली ये एक तरीके का ट्रेड ऑफ है कि कहाँ पे आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहते हो। तो गार्बेज कलेक्शन के मेथड्स क्या क्या हैं? बेसिकली वैसे तो दो मेन मेथड्स हैं। तो एक मेथड मैं आपको बताऊंगा जिसको हम ट्रेसिंग बोलते हैं। तो ट्रेसिंग बेसिकली क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो बेसिकली ये डिटरमाइन करता है कि किस ऑब्जेक्ट को हमें गार्बेज कलेक्ट करना है। और आइडिया ये है कि हम हर ऑब्जेक्ट को ट्रेस करते हैं और ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम किसी तरीके से उस ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते हैं। तो जब हम ये बेसिकली डिटरमिन कर लेंगे कि हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है हमारे प्रोग्राम में अभी भी रीचेबल है, तो हम उसको मार्क कर देते हैं और उसके बाद बाकी जो चीज़ें हैं उसको हम गार्बेज कलेक्ट कर लेते हैं। तो जो मेथड है ट्रेसिंग का, इसको हम कहते हैं मार्क एंड स्वीप। मार्क एंड स्वीप जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है कि सबसे पहले हम मार्क करेंगे मेमोरी को, और जो फिर बाद में उस पर लास्ट में हम उसको स्वीप कर देंगे, झाड़ू लगा के साफ कर देंगे। तो इसमें जो स्कीम है उसमें हम क्या कहते हैं, मार्क एंड स्वीप में हर ऑब्जेक्ट में एक स्पेशल बिट रहता है या फ्लैग रहता है जो कि सिर्फ और सिर्फ गार्बेज कलेक्शन के लिए रहता है। तो आप देखोगे कि गार्बेज कलेक्शन जो है बेसिकली आपकी लैंग्वेज में ही बिल्ड अप होती है। तो हर ऑब्जेक्ट में एक फ्लैग रहेगा जो कि डिनोट करेगा किस चीज़ के लिए, वो सिर्फ गार्बेज कलेक्शन के लिए है। तो फर्स्ट स्टेज जो है मार्क एंड स्वीप की, उसको हम बोलते हैं मार्क स्टेज। तो मार्क स्टेज में क्या होता है कि आपके एंटायर प्रोग्राम का जो ट्री होता है, मेमोरी ट्री, उसको ट्रैवर्स किया जाता है और रूट से लेकर हम हर ऑब्जेक्ट को मार्क करते हैं। अगर आप रूट से किसी भी ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं तो हम उसको मार्क करते हैं इन यूज, यानी कि वो यूज में है। तो आप उस ऑब्जेक्ट के बाद उसके फर्दर ऑब्जेक्ट तक जा सकते हो और आप उनको भी मार्क कर देते हो। तो इस तरीके से हम उन ऑब्जेक्ट्स को मार्क कर सकते हो जिनको आप एक्चुअली में पहुंच सकते हो रूट से। ओके। सेकंड आपके पास जो स्टेज है वो होती है स्वीप स्टेज। स्वीप का मतलब आप झाड़ू लगाना है। झाड़ू लगाने का मतलब है कि वो सारे के सारे मेमोरी ब्लॉक जो कि यूज में हैं, उनके अलावा जो भी आपके पास मेमोरी ब्लॉक्स हैं वो बेसिकली शायद यूज में नहीं है, तो हम उनको क्या करेंगे, हम उनको फ्री कर देंगे मेमोरी से, यानी कि रिक्लेम कर देंगे। तो ये मैकेनिज्म कुछ इस तरीके का है, जैसे आपके पास रूट, आपके पास मेमोरी है, तो अब यहाँ से देखते हैं कि हम किन किन ऑब्जेक्ट तक पहुँच सकते हैं। तो आप देखोगे कि ये जो ऑब्जेक्ट 2 है और 4 है, 1 और 3 है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट नंबर 6 है, ये आपकी सारी सारी ऑब्जेक्ट्स है जो आपके पास मान लेते हैं कि रूट से इजीली आप उसको रीच कर सकते हो। तो इनको हम मार्क कर देते हैं कि ये इन यूज़ है। उसके बाद जो बाकी की बच जाती हैं, जैसे इस केस में आपके पास ये 7, 8 और 5 वाली ऑब्जेक्ट है, इनको हम रिक्लेम कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम इन ऑब्जेक्ट्स तक डायरेक्टली पहुंच नहीं सकते। तो बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिथम है मार्क एंड स्वीप। उन ऑब्जेक्ट को मार्क कर दो जिनको आप कोड से पहुंच सकते हो ट्री में, मेमोरी ट्री में, और जो जिन तक आप नहीं पहुंच सकते वो बेसिकली शायद यूज में नहीं है। तो ये आपके पास आइडिया है मार्क एंड स्वीप का। जैसे कि डिसएडवांटेज मैंने ऑलरेडी आपको बता दी थी। सबसे जो नोटिसेबल चीज़ है इस पूरे पूरे एल्गोरिथम में कि जो पूरा का पूरा सिस्टम है उसको आपको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड करना पड़ेगा। सस्पेंड करने का मतलब है कि आप उसको प्रोसेस नहीं करोगे, यानी कि आप उसको रन होने नहीं दोगे। उसका रीज़न ये है कि अगर आप रन होने दोगे तो आपकी मेमोरी जो है शायद म्यूटेट कर सकती है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो कि पूरे सिस्टम को फ्रीज कर दे रहे हो, फिर आप गार्बेज कलेक्ट कर रहे हो और उसके बाद जो है उस प्रोसेस को रन करने दे रहे हो। और ये जो फ्रीज है ये जनरली आप बता नहीं सकते कि कब होगा, क्योंकि आपका सिस्टम डिसाइड करता है कि गार्बेज कलेक्शन कब करनी है। और ये जो आर्टिकल है ये मैंने विकीपीडिया से लगा लिया हुआ है, इमेज से। तो अगर आपको थोड़ा सा रेफरेंसेस चाहिए तो आप इसको विकीपीडिया से इसको पढ़ सकते हो। तो ये एक आपके पास मेथड मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको जो दूसरे मेथड है स्पेशली रिलेटेड टू रेफरेंसिंग, वो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो काइंडली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए।